In the last lecture, we saw what is electrostatic potential due to n number of point charges at a given point. तो अगर आपको याद होगा तो लास्ट लेक्चर में जो लास्ट टॉपिक था, इट वाज potential electrostatic potential due to n charges at a given point. हमारे पास n charges थे q1, q2, q3, q4 up to qn, and there is some point p, जिस p point पे हमको potential find करना है. So if you remember correctly, how do you find out potential at a point? Total potential at point p is potential at point p due to first charge plus potential at point p due to second charge plus third charge plus fourth charge up to n charges. तो एक गिवन पॉइंट पे अगर पोटेंशियल फाइंड करना है तो पहले आप उस पॉइंट पे पहले चार्ज का पोटेंशियल फाइंड करोगे, देन सेकंड का फाइंड करोगे, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड देन nth, एंड यू विल ऐड ऑल दिस पोटेंशियल्स. तो पोटेंशियल, total potential at a given point, total potential at a given point is potential addition of potential due to individual charges. तो आपको ऑलरेडी पता है बेसिक फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0. ये जो डिस्टेंस है ये r1, r2, r3, लेकिन चार्जेस भी q1 by r1 ये मिल जाएगा आपको पहले पॉइंट, पहले चार्ज का पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 by r1. दूसरे का मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q2 by r2. तीसरे का मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q3 by r3 एंड सो ऑन सो फोर्थ अप टू n चार्जेस qn by rn. तो टोटल पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हमने समेशन कन्वेंशन यूज किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 समेशन qi upon ri, where I runs from 1 to n, right? तो इतना आपको पता होना चाहिए कम से कम. अगर दो ही चार्जेस होंगे तो दो चार्ज का पोटेंशियल अगर फाइंड करना है तो इन दैट केस वी विल टेक ओनली फर्स्ट टू टर्म्स. हमारे पास अगर दो टर्म्स है, दो चार्जेस है, तो यहाँ पे दो ही टर्म्स आएंगे. दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, क्योंकि जो अगला टॉपिक है, अगले टॉपिक में दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. तो दो चार्जेस तो पोटेंशियल इज v1 प्लस v2. तीन चार्जेस तो पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट इज v1 प्लस v2 प्लस v3, राइट? तो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो अगले टॉपिक में हमको देखना है व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट due to an electric dipole. तो हम पहले पूरा डेरिवेशन कर लेंगे एंड देन वी विल अगेन रिवाइज बाय मेकिंग सम क्विक नोट्स. तो एज यू रिमेंबर, यू मस्ट नो, पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब क्या. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस 2l. तो सेंटर से l एंड l. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल सबसे पहले पता होना चाहिए. इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू. अगर दोनों चार्जेस में प्लस क्यू लिखता हूं तो उसको डाइपोल नहीं बोलेंगे. फिर डाइपोल में स्ट्रिक्टली दो चार्जेस में से एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू होना चाहिए. दैट इज द रिक्वायरमेंट. इसमें से एक चार्ज है ए पॉइंट पे, दूसरा चार्ज है बी पॉइंट पे, लेट अस से. एंड इफ यू रिमेंबर, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर्स ऑफ टू चार्जेस, इसको हमने बोला था एक्सिस ऑफ डाइपोल, राइट? तो एक्सिस ऑफ डाइपोल मतलब अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ टू चार्जेस. देन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ डाइपोल and perpendicular to axis is called as equator of dipole. तो एक्सिस और इक्वेटर अच्छे से समझ लो. स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर्स ऑफ टू चार्जेस, दोनों चार्ज के सेंटर से जो स्ट्रेट लाइन पास होगा वो एक्सिस होगा. इक्वेटर ये डाइपोल के सेंटर से पास होता है. डाइपोल का सेंटर में ले लेता हूँ O पॉइंट पे और ये एक्सिस को होता है परपेंडिकुलर.
राइट, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेटर ऑफ डाइपोल। हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क ये है, वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, एट सम पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये जो दो चार्जेस मिलके एक डाइपोल बना, इन दोनों चार्जेस का पोटेंशियल एट सम पॉइंट, तो यू कैन टेक पॉइंट एनीवेयर यू वांट, आप इस पॉइंट को यहां भी ले सकते हो, लेट अस कॉल दिस एज पॉइंट सी। इफ यू वांट यू कैन टेक इट एनीवेयर, आप इसको यहाँ भी ले सकते थे, आप इसको एक्सिस से भी ले सकते थे, आप इसको इक्वेटर पे भी ले सकते हो। मैं इस पॉइंट को टेम्पररीली एक समवेयर आई एम टेकिंग सी, देन ये जो सी पॉइंट है ये वो पॉइंट है जहां पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिटरमाइन करना है, मतलब क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है। कहाँ पे, सी पॉइंट पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज ऑलवेज एट अ पॉइंट, तो विच पॉइंट, सी पॉइंट पे फाइंड करना है ड्यू टू डाइपोल। इस सी पॉइंट का सेंटर ऑफ डाइपोल से डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं r, so let r be the distance of point C from center of dipole. Let theta be the angle at which point C is aligned with respect to center of dipole. तो यहां से सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की हमने C पॉइंट तक, इस लाइन ने x एक्सिस के साथ जो एंगल बना है इसको बोल दिया थीटा का, करेक्ट। दो चार्जेस है तो दो डिस्टेंसेस है। C पॉइंट का डिस्टेंस Q चार्ज से प्लस Q से, मतलब A पॉइंट से, इसको बोल देंगे R1। सिमिलरली माइनस Q का डिस्टेंस, मतलब B पॉइंट का डिस्टेंस C से, इसको बोल देंगे R2। यहाँ तक क्लियर, इज दिस क्लियर? तो हमारे पास व्हाट वी हैड इज, हमारे पास था डाइपोल, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल फाइनाइट डिस्टेंस। ये आ गया हमारे पास एक डाइपोल, a straight line passing through centers of both the charges is called as axis। ये प्लस Q चार्ज था, ये A पॉइंट पे लोकेटेड है, ये माइनस Q चार्ज था, ये B पॉइंट पे लोकेटेड है, ये सेंटर ऑफ डाइपोल है O। A straight line passing through center and perpendicular to the axis of dipole is equator of dipole। देन ये लेंथ है L, ये लेंथ है L। हमारे पास एक पॉइंट है C, जिस C पॉइंट पे हमको फाइंड करना है पोटेंशियल। C पॉइंट का सेंटर ऑफ डाइपोल से डिस्टेंस है R, इसी C पॉइंट का A पॉइंट से डिस्टेंस है R1, इसी C पॉइंट का B पॉइंट से डिस्टेंस है R2। गुड। और ये जो एंगल बना है यहाँ पे, दिस इज थीटा, राइट। अब C पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है, तो जस्ट नाउ वी हैव रिवाइज, टोटल पोटेंशियल विल बी V1 plus V2। तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट C विल बी पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 2। यहाँ तक क्लियर? अब जनरल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल आपको ऑलरेडी पता है, 1/4 pi epsilon 0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस। तो इफ यू नो जनरल फॉर्मूला, तो V1 will be 1/4 pi epsilon 0 Q1 by R1, और Q1 हमारे इस केस में है प्लस Q, तो ये जो चार्ज है A पॉइंट पे दैट इज प्लस Q। सिमिलरली V2 will be equal to 1/4 pi epsilon 0 minus Q upon R2। तो ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों के दोनों इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करोगे इक्वेशन नंबर 1 में। Therefore total potential V will be equal to 1/4 pi epsilon 0 Q by R1 minus 1/4 pi epsilon 0 Q by R2। जो कुछ कॉमन निकलता है कॉमन निकाल लो, 1/4 pi epsilon 0 Q 1 by R1 minus 1 by R2, इक्वेशन नंबर 3। इन आइडियल केसेस जब आपको जिस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है उस पॉइंट का डिस्टेंस प्लस Q चार्ज से और माइनस Q चार्ज से बताया होगा, बोला होगा फाइंड पोटेंशियल एट अ पॉइंट C which is at a distance of 2 centimeter from positive charge and 5 centimeter from negative charge। तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करना है, राइट। बट आइडियली डाइपोल के केस में डिस्टेंस कभी भी सेंटर ऑफ डाइपोल से दिया होता है, मतलब कभी भी R बताया होता है। आपको बोला होता है फाइंड द पोटेंशियल
at point C which is at a distance r from the center of dipole. मतलब हमको इक्वेशन R1 और R2 के टर्म्स में नहीं चाहिए, हमको चाहिए इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ R, राइट। तो इन टर्म्स ऑफ अगर R चाहिए, और आपको और एक चीज बताई होती है लेंथ ऑफ डाइपोल। व्हाट इज लेंथ ऑफ डाइपोल? L प्लस L, 2L। गुड। मतलब आपको जो फॉर्मूला चाहिए वो चाहिए इन टर्म्स ऑफ R एंड L, राइट। देन इसको हमको R और L के टर्म्स में लाना है। बिफोर वी डू दैट सिंप्लीफिकेशन, I have a very simple question to ask you. If I have a triangle which is a right angle triangle, if this side is A, this is B, this is C, what is C? हाँ, but formula क्या है? Under root of A square plus B square. Very good. Now imagine I do not have a right angle triangle. If this angle is theta, what is C? A square plus B square minus AB cos theta, या फिर minus 2AB cos theta, minus 2AB cos theta, वो हम चेक कर लेंगे। बट रिमेंबर, अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो हाइपोटेन्यूज नहीं है, और अगर हाइपोटेन्यूज नहीं है फिर भी मुझे सी साइड निकालना है, सी। तो ये सी का स्क्वायर इज इक्वल टू जो दो साइड रह गए उनका स्क्वायर का एडिशन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। इसको क्या बोलते हैं? यू नो व्हाट इज दिस? कोसाइन रूल, लॉ ऑफ कोसाइन या कोसाइन रूल। ओके। अब अगर एक्चुअली वो आप जो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हो वो इसी का स्पेशल केस है। फॉर एग्जांपल, अगर राइट एंगल ट्राइंगल होता तो एंगल कितना बनता? तो थीटा कितना है? 90। cos 90 कितना है? 0। तो ये जाएगा। तो सी स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो यू शुड नो दिस। अब व्हाई डू यू वांट टू नो दिस इज क्योंकि हमको डिस्टेंस R1 और R2 चाहिए था, और हमारे पास यहाँ पे जो दो ट्राइंगल बने हैं, एक है AOC और एक है BOC। ये दोनों के दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, और हमको डिस्टेंस R1, रिमेंबर हमको डिस्टेंस R1 फाइंड करना है। तो डिस्टेंस R1 फाइंड करना है और राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो हमको वो रूल यूज करना पड़ेगा। तो आई विल जस्ट डिराइव वन ऑफ दिस। मैं R1 या R2 दोनों में से एक ही डिराइव करूंगा और दूसरा हम लोग जनरलाइज कर लेंगे। तो R1 फाइंड करने के लिए हम AOC इस ट्राइंगल पे फोकस करते हैं। तो लेट अस टेक AOC। ये ट्राइंगल इट इज समथिंग लाइक दिस। तो दिस इज A, दिस इज O, दिस इज C, दिस एंगल इज थीटा। ये डिस्टेंस था R1, ये था R और ये था L। हमें फाइंड करना है R1। तो R1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL cos ऑफ थीटा। करेक्ट। देन व्हाट वी कैन डू इज, अब तीन टर्म्स है, थोड़ा मैथमेटिक्स लगेगा, 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म्स अगर रहेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो हमको 3 में से एक टर्म को यहाँ से हटाना है। तो मैथमेटिकली यू विल हैव टू शो कि एक टर्म निग्लिजिबल है। डायरेक्टली नहीं बोल सकते 3 टर्म है, एक को भूल जाओ, यू कैन नॉट डू दैट। तो एक काम करेंगे, R1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर निकाल लेते हैं कॉमन। यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया L स्क्वायर बाय R स्क्वायर माइनस 2L cos थीटा अपॉन R। अपॉन R क्यों? क्योंकि ऊपर एक R था, फिर नीचे मैंने R स्क्वायर लिखा, एक ऊपर का R और एक नीचे का R हो गया कैंसल, राइट। तो यू विल हैव R square into bracket 1 plus L square by R square minus 2L cos theta by R। Clear यहाँ तक? Now if the dipole is short dipole मतलब ये होता है कि ये जो डिस्टेंस है L plus L मतलब 2L, it is very smaller compared to R। मतलब in short
इन शॉर्ट केस ऐसा है, हमारे पास जो डाइपोल है ये शॉर्ट डाइपोल, मतलब दोनों चार्जेस का डिस्टेंस ये बहुत ही कम है कंपेयर टू द पॉइंट वेयर यू आर फाइंडिंग आउट पोटेंशियल। ये आ गया पॉइंट सी जहां हमको पोटेंशियल फाइंड करना था, ये डिस्टेंस आर है, ये एल और ये एल। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट डाइपोल। मैग्नेटिज्म में भी सेम आएगा, शॉर्ट डाइपोल वहां पे, लेकिन शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल, यहाँ पे शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो शॉर्ट डाइपोल का मतलब ये है कि एल इज वेरी वेरी लेस देन आर। तो जिस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल फाइंड करना है, दैट पॉइंट इज अ फार अवे पॉइंट। तो यू कैन से इफ L is very very less than R, इसका मतलब L by R is very very less than 1। इसका मतलब L square by R square is also very very less than 1, मतलब approximately 0। तो आप अब सेकेंड टर्म को निग्लेक्ट कर सकते हो। Therefore what you can say is R1 square equal to R square 1, सेकेंड टर्म से छोड़ दो, -2 L cos theta by R। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। क्यों स्क्वायर रूट? क्योंकि मुझे 1/R1 चाहिए था, यहाँ पे R1 स्क्वायर आया है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो R1 इक्वल टू R 1 माइनस 12 cos थीटा बाय R रेज टू हाफ। हाफ माइनस में सिर्फ स्क्वायर रूट लिया। हमको क्या चाहिए था? 1/R1। ये क्या है? R1। तो 1/R1 कर लो, तो 1/R1 करोगे तो ये आएगा 1/R 1 minus 2L cos theta by R raised to half। सिर्फ रेसिप्रोकल लिया है, माइनस हाफ मत कर देना, माइनस हाफ अभी होगा अगले स्टेप में। R1 1/R1 बन गया, R 1/R हो गया, तो 1 minus 2L cos theta by R raised to half भी 1/1 minus 2L cos theta by R raised to half। अब ये जो ब्रैकेट का टर्म है इसको ऊपर लेके जाते हैं, तो यू विल गेट 1/R1 इक्वल टू 1 by R 1 minus 2L cos theta by R raised to minus half, minus 1/2, राइट। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए बाइनोमियल एक्सपेंशन, राइट। पता हो नहीं पता हो मैं बता देता हूं, लेकिन पता हो या नहीं पता हो, जब पावर में माइनस है और छोटा नंबर है हाफ है, तो उस केस में ये इंडेक्स को डायरेक्टली उठा के सेकेंड टर्म से कर देना मल्टीप्लाई। इंडेक्स कितना? -हाफ। तो -हाफ को सीधा सीधा सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई कर देना और बोलना यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, राइट। गुड। ये कैसे आया? आई विल जस्ट टेल यू, बट नहीं भी पता होगा तो दैट इज ओके। तो ये कैसे आया? यू मस्ट नो व्हाट इज a plus b raised to n। जैसे a plus b square, a plus b cube, a plus b raised to 4, a plus b raised to 5, ये आता कहाँ से है? ये आता है NC0 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। a raised to n, b raised to 0 plus NC1, a raised to n minus 1, b raised to 1, NC2, a raised to n minus 2, b square। ऐसा करते जाओगे NCN तक, a raised to 0, b raised to n, करेक्ट। अभी a plus b raised to 2 करके देखोगे तो वो मिल जाएगा a square plus 2ab plus b square, राइट। a plus b क्यूब करना है तो वो आएगा a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube, राइट। और ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व करते हो पता होना चाहिए, नहीं भी पता तो डजंट मैटर। NC0 हमेशा 1 होता है, NCN हमेशा 1 होता है, और NC1 मतलब NC1 is n, 2C1 is 2, 3C1 is 3, 4C1 is 4। तो बेसिक मैथमेटिक्स पता होना चाहिए। नाउ रिमेंबर, अगर मेरे पास ये a plus b के जगह पे 1 plus b upon a raised to n आता, where b is very very less than a, तो b by a is very very less than 1, याद रखना। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। NC0 मैंने बता दिया कितना होता है 1, तो मैं लिखूंगा क्या? नहीं, a की जगह पे क्या है? 1 raised to anything is 1, b raised to क्या है? 0, b raised to 0, anything raised to 0 is 1, तो पहली टर्म 1,
NC1. NC1 is N, right? Correct. A raised to N minus 1. 1 raised to N minus 1 is again 1. B raised to B मतलब यहाँ पे B by A raised to 1. करेक्ट? क्लियर यहाँ तक? प्लस अभी आगे कुछ भी हो आई डोंट केयर, क्योंकि a रेज टू n माइनस टू, a क्या है 1, 1 रेज टू एनीथिंग इज 1, और मल्टीप्लिकेशन में जो कुछ भी हो आई डोंट केयर, क्योंकि b का स्क्वायर तो b बाय a का स्क्वायर. मैंने क्या बोला? b बाय a इज वेरी वेरी लेस देन 1, अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं 10 पावर माइनस 4, उसका स्क्वायर कितना? -8. तो क्या हो गया वो? क्या हो गया वो? निग्लिजिबल. तो जब ऐसा हो तो आप सिर्फ पहले दो टर्म लिखते हो, एंड इफ यू सी 1 प्लस बी बाई ए रेज टू n था, तो n सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो गया सेकेंड टर्म के साथ. करेक्ट? तो यहाँ पे क्या था हमारे पास? फिर हमारे पास L बाय आर था, लेकिन L बाय आर तो पहले ही बता दिया हमने, L बाय आर इज वेरी वेरी लेस देन 1. तो फिर यहाँ what you wanted to do is 1 minus 2L cos theta by r raised to minus half. L by r ये स्मॉल है, यस ये स्मॉल है, और पावर क्या है? -12. तो हायर ऑर्डर टर्म क्या होंगे? निग्लिजिबल. तो क्या करोगे? सेकेंड टर्म के साथ इंडेक्स को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दोगे. तो दिस इज हाउ यू गेट इट. तो 1 अपॉन r1 इक्वल टू 1 बाय r, 1 माइनस माइनस प्लस, 2 2 कैंसल, तो क्या आएगा ये? L cos theta by r. L cos theta by r. क्लियर? इज दिस क्लियर? यस. तो अब क्या करना है? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट. तो व्हाट यू वांट टू डू इज 1 अपॉन r1 इक्वल टू 1 बाय r क्रॉस मल्टीप्लाई r प्लस L cos थीटा अपॉन r. तो ये आ गया 1 बाय r1 इक्वल टू r प्लस L cos थीटा अपॉन r स्क्वायर. सिमिलरली अगर मैं दूसरा ट्रायंगल यूज करता, तो दूसरे ट्रायंगल में ध्यान यहाँ पे चाहिए, हियर इधर ये होता 180 माइनस थीटा. तो देन इन दिस केस 1 अपॉन r2 फाइंड करते टाइम सिर्फ आप लिखते r प्लस L cos ऑफ 180 माइनस थीटा अपॉन r स्क्वायर. व्हाट इज cos ऑफ 180 माइनस थीटा? माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा, r माइनस L cos थीटा बाय r स्क्वायर. तो मिल गया 1 अपॉन r1 एंड 1 अपॉन r2. तो ये 1 अपॉन r1 और ये 1 अपॉन r2, ये दोनों के दोनों जो भी इक्वेशन नंबर दिया होगा मैंने, व्हाटएवर इट इज 4, ये इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 आप सब्स्टिट्यूट करोगे. कौन से इक्वेशन में? इक्वेशन नंबर 3 में. तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 इन इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर 3 क्या था? v इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2. 1 बाय r1 r प्लस L cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस r माइनस L cos थीटा अपॉन r स्क्वायर. अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर का डायरेक्टली होगा सब्ट्रैक्शन. तो यू विल हैव q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r प्लस L cos थीटा माइनस r माइनस माइनस प्लस L cos थीटा अपॉन r स्क्वायर. माइनस r प्लस r गया. देन यू हैव v इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 L cos थीटा 2L cos थीटा बाय r स्क्वायर. राइट? तो ये मिल गया आपको पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल. लेकिन जब जब आप इलेक्ट्रिक डाइपोल ये टर्म यूज करते हो, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. हमने डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, अगर आपको याद होगा तो. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इफ यू रिमेंबर, इट इज चार्ज इनटू 2L, इसको बोलते हो P. तो देयरफॉर, और ये वेक्टर क्वांटिटी है डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. तो Q इनटू 2L है क्या ऊपर? यस. तो V विल बी इक्वल टू
1 upon 4 pi epsilon 0 p cos theta upon r square। तो नॉर्मली ये फॉर्म यूज होता है in terms of electric dipole moment. Good. Now, since p is a vector, तो मैं r को भी वेक्टर बना लेता हूँ, और r को वेक्टर बनाना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो एक काम करेंगे, हमको a बार डॉट b बार पता है, व्हाट इज a बार डॉट b बार, a b cos थीटा। तो मैं अगर यहाँ पे ऊपर और नीचे r से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो आई विल गेट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 पी आर cos थीटा अपॉन r क्यूब। PR cos theta will be P bar dot R bar, तो P bar dot R bar upon R cube। ये आ गया पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट। इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट नोटिस, अगर सिंगल चार्ज है मतलब मोनोपोल है, तो मोनोपोल के पोटेंशियल में क्या था 1 अपॉन R। डायपोल के पोटेंशियल में क्या है 1 अपॉन आर स्क्वायर। क्यूब नहीं है, क्यूब नहीं है, ये हमने आर बाद में एडजस्ट किया तब क्यूब आया। क्यूब है क्या यहाँ पे, तो क्या है आर स्क्वायर। ये जेई नीट सीईटी नेट सेट सब एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन एक बार। द पोटेंशियल ऑफ अ डायपोल वेरीज एज 1 अपॉन आर स्क्वायर, सिंपल, राइट। देन अब इससे और एक लेवल आगे जाते हैं, सीईटी के लिए नहीं आएगा वो। सिंगल चार्ज तो 1 बाई आर, 2 चार्जेस तो 1 बाई आर स्क्वायर, 4 चार्जेस, 3 नहीं होता है क्योंकि लॉजिकली स्पीकिंग, प्लस माइनस, एक प्लस एक माइनस चार्ज, उसके बाद इधर और एक प्लस चार्ज, इधर और एक माइनस चार्ज, तो बैलेंस होगा सिस्टम। अगर मैं सिर्फ 3 चार्जेस लेता तो फिर प्रॉब्लम ये हो जाता कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता। 2 पॉजिटिव एक नेगेटिव सिस्टम ऑफ नॉट बैलेंस। तो अगर ऐसे 4 चार्जेस होंगे तो इस केस में जो पोटेंशियल आता है वो आता है 1 अपॉन आर क्यूब, राइट। तो जो जेई एडवांस कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो पता होना चाहिए। कभी कभी नीट में भी पूछ सकते हैं, अगर मेरे पास 8 चार्जेस होते तो हर एक चार्ज होता क्यूब के कॉर्नर पे, 8 कॉर्नर्स, राइट। तो आई एम लिटिल पैथेटिक इन ड्राइंग, तो समझ लेना। आई थिंक आई हैव मैनेज्ड इट प्रीटी वेल, बट ठीक है जो भी है, ऐसा कुछ होता तो अगर ऐसा होता तो यहाँ पे पोटेंशियल आता, कितना आता, देखो 1 2 3 लॉजिकली, फिर 4 r⁴। तो मोनोपोल का, सिंगल पोल का पोटेंशियल वेरीज 1 बाई आर, डायपोल का 1 बाई आर स्क्वायर, 4 चार्जेस का, मतलब क्वाड्रापोल का 1 बाई आर क्यूब, ऑक्टापोल का 1 अपॉन r⁴। गुड, चलो ठीक है, तो इतना हमको पता लग गया। नाउ यू शुड रिमेंबर बेसिक फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 p cos थीटा बाय r स्क्वायर, राइट। हम वापस रिवाइज करेंगे, डोंट वरी। इसके 2 स्पेशल केसेस है। अब तो स्पेशल केसेस मतलब मैंने आपको बताया था स्टार्ट करते टाइम ही, ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल फाइंड करना है, वो हम जहां चाहे वहां ले सकते हैं। तो रिमेंबर, अगर मैं इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे मुझे क्या फाइंड करना था, क्या फाइंड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, अरे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम जिस पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं वो पॉइंट हमने यहाँ लिया था, तो एंगल कितना हुआ था थीटा। मैं वही पॉइंट यहाँ भी तो ले सकता हूँ along the axis, एंगल कितना यहाँ भी ले सकता हूँ, एंगल कितना, नहीं नहीं 0 नहीं, इसको 0 बोल रहे हो तो ये 180। सो इफ द पॉइंट लाइज ऑन द एक्सिस, एक्सिस मतलब थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 180, so in this case potential will be 1 upon 4 pi epsilon 0 p cos 0 upon r square, or v will be equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 p cos 180 upon r square. Cos 0 is 1, cos 180 is -1,
So V equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 P by R square, or V equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 minus P by R square. So in general, potential at axial point will be plus or minus 1 upon 4 pi epsilon 0 P by R square. करेक्ट. अब अगर उसी पॉइंट को मैंने इक्वेटर पे लिया होता, इमेजिन जिस पॉइंट पे हमको क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल, ये पॉइंट सी, अगर ये सी पॉइंट यहां होता, एंगल कितना 90, व्हाट इज cos 90, हाँ तो पोटेंशियल कितना 0, क्योंकि पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन cos थीटा, cos 90 0 तो पोटेंशियल भी 0, which means, कोई उठा दो, जगा दो उनको, yes, okay, which means equatorial line is a line of zero potential for dipole, or point of zero potential for a single charge was infinity. यहाँ पे पूरे के पूरे लाइन पे, कौन से लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल क्या होता है, 0. सो इक्वेटोरियल लाइन इज अ लाइन ऑफ 0 पोटेंशियल, लेकिन किसके लिए, फॉर टू चार्जेस नहीं, फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल. गुड. So if you know this much, now finally we can revise, and point by point हम वापस से देखते जाएंगे, and very simple. It is simple, not difficult. क्या 4-5 पेज ही है, not really a lot. And to give you a hint, इसके टेस्ट में मैं पूछने वाला हूँ डेरिवेशन. तो you already know कि 4 मार्क क्वेश्चन कौन सा आएगा, तो 4 मार्क्स तो यहाँ से मिलने चाहिए कम से कम. दैट इज द लीस्ट एक्सपेक्टेड. ओके, तो लेट अस डू इट अगेन. ध्यान दो यहाँ पे, पे अटेंशन हियर. तो व्हाट वाज आवर टास्क, क्या करना है हमको, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है. कहाँ पे, एट सम पॉइंट सी एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल. बाकी बेसिक चीजें मैं बता नहीं रहा हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट डाउन ओवर हियर. डाइपोल क्या है, यू नो, टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस. डन. एक्सिस ऑफ डाइपोल इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर्स ऑफ बोथ चार्जेस. इक्वेटर इज अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर. तो वो मैं लिखूंगा नहीं. वी विल स्टार्ट डायरेक्टली विद टॉकिंग अबाउट डाइपोल. सो लेट अस कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में consider an electric dipole with charge plus q located at A and charge minus q located at B. हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है पोटेंशियल एट पॉइंट C which is at a distance of r from center. So let C be a point at a distance r from center of dipole, at which potential is to be determined. और ये पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ग्रेविटेशनल नहीं है. ग्रेविटेशन में हो गया. पोटेंशियल at which potential is to be determined. और ये जो पॉइंट सी था, इसका डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज से, मतलब ए पॉइंट से कितना था, r1. तो लेट r1 बी द डिस्टेंस, मैं शॉर्टकट में लिखूंगा डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम ए, क्योंकि ए पॉइंट पे कौन था, प्लस क्यू, बी पॉइंट पे कौन था, माइनस क्यू. r2 बी द डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम पॉइंट बी. करेक्ट. Then, therefore, हमको क्या पता है, we know that. What do you know? Total potential at point C. दो चार्जेस है तो दोनों का पोटेंशियल होगा. टोटल पोटेंशियल एट C is V equal to V1 plus V2. Right? This is equation number 1.
और V1 as you know V1 is 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 by R1, but Q1 ये plus Q charge था, so it will be Q by R1, and V2 will be equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 minus Q by R2. ये equation number 2 आ गया. If you substitute equation number 2 in equation number 1, so from equation number 1 and 2, what we will get is 1 upon 4 pi epsilon 0 Q by R1 minus 1 upon 4 pi epsilon 0 Q by R2. Therefore, V equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q 1 by R1 minus 1 by R2. Clear यहाँ तक? Right? अब इसके बाद प्रॉब्लम ये था कि R1 R2 हमको पता नहीं है इन टर्म्स ऑफ R एंड L, where 2L is the length of dipole, right? और वो एंगल थीटा है, तो वो मैंने बताया नहीं, बता देना एक बार, बोल देना C पॉइंट क्या है, C पॉइंट एक पॉइंट है, डिस्टेंस R पे है, फिर बाद में बता देना, इसके नीचे एक लाइन लिख देना, लेट थीटा बी द एंगल एट विच पॉइंट C इज अलाइंड विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर. तो स्पेसिफाई कर देना, let theta be the angle at which point C is aligned with respect to center of dipole. तो वो आप खुद कर लोगे जब आप एग्जाम लिखोगे तब. Now from triangle, कौन सा ट्राइंगल? AOC. हमने ये AOC ट्राइंगल पे क्या यूज किया था? कोसाइन रूल. तो AOC ट्राइंगल याद नहीं है तो याद होना चाहिए. Once you understand things, उसके बाद बिना देखे सारा का सारा आपको पता होना चाहिए. ये R है, ये L है, ये R1 है, ये एंगल थीटा है, राइट? देन using which rule? Cosine rule. So using law of cosine, rule of cosine, cosine rule, whatever it is, R1 square equal to R square plus L square minus 2RL cos of theta, right? Then इसके बाद हमने क्या किया था? इसके बाद हमने R square को कॉमन निकाला था, तो R1 square equal to R square कॉमन 1 plus L square by R square minus 2L cos theta by R. Then हमने लिया था स्क्वायर रूट. उससे पहले, before we take square root, you can say let L is very less than R. So L by R is less than 1. Therefore, L square by R square can be neglected. पीछे बेंच बनाना बंद कर दो. Stop doing this kind of stuff. Okay. तो इसको neglect कर सकते हो. Once you neglect this, तो दो ही टर्म रह जाएंगे. So therefore you will have R1 square equal to R square 1 minus 2L cos theta by R, right? इसके बाद हमने लिया था स्क्वायर रूट. नेक्स्ट स्टेप वाज टेकिंग स्क्वायर रूट. इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो ये R1, ये R और इसका पावर में हाफ. तो R1 equal to R1 minus 2L cos theta by R whole raised to half. We wanted to find out 1 upon R1. हमारे पास क्या आया? R1. तो क्या करेंगे? रेसिप्रोकल. तो रेसिप्रोकल कर लो. तो therefore 1 by R1 is 1 by R. 1 by 1 minus 2L cos theta by R raised to half. नहीं, माइनस नहीं. माइनस जब ये ऊपर जाएगा वापस से तब, राइट? तो नो माइनस हियर. therefore 1 upon R1 equal to 1 by R. 1 minus 2L cos theta by R raised to minus half. अब माइनस आएगा. And then binomial expansion using binomial theorem. So using binomial theorem, I will not go into details of theorem. सीधा सीधा 1 upon R1 is 1 upon R. 1 minus जो इंडेक्स था वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई विथ सेकेंड टर्म 2L cos theta by R. निग्लेक्ट ऑल अदर टर्म्स. बाकी के जो टर्म्स है
जिसको हम लोग हायर ऑर्डर टर्म्स बोलते हैं, उसको हम निग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि वो होगा बहुत स्मॉल वैल्यू। तो देयरफॉर 1/r1 इज 1/r, 2 गया, 1 प्लस एल कॉस थीटा बाय आर आएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 1/r1 इक्वल टू 1/r, r प्लस एल कॉस थीटा बाय आर, r into r is r square, 1/r1 equal to r plus L cos theta by r square. Now similarly 1/r2 के लिए सिर्फ एंगल कितना है 180 minus theta. So similarly you can just write down similarly 1/r2 equal to r plus L cos of 180 minus theta upon r square. So 1/r2 is r, cos of 180 minus theta is minus cos theta upon r square, right? ये r2 है, not r square. This is r2, 1/r2, r minus L cos theta upon r square. तो ये जो इक्वेशन नंबर 4 आया और जो इक्वेशन नंबर 5 है, ये जाएगा इक्वेशन नंबर 3 में। कहाँ गया 3? यहाँ पे 1/4π0 q 1/r1 minus 1/r2. So substitute equation number 4 and 5 in equation number 3. Therefore v equal to 1/4π0 q, तो q यहाँ पे लिख देता हूँ 1/r1, अभी याद ही आ जाना चाहिए, r प्लस एल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस r माइनस एल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर. ओके, दिस इज इक्वल टू q अपॉन 4π0, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो r प्लस एल कॉस थीटा माइनस r माइनस माइनस प्लस एल कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर. You will cancel this out और ऊपर रहेगा 12 cos थीटा, 12 cos थीटा, यहाँ पे L cos थीटा प्लस L cos थीटा कितना 12 cos थीटा, q अपॉन 4π0 2L cos थीटा बाय r square, right? Then as you know, ये और ये इनका प्रोडक्ट मिलेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में लिखना हो तो यू कैन राइट दिस एज 1/4π0 p cos थीटा बाय r स्क्वायर. ये मिल गया आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला. नाउ समटाइम्स आपको इसको इन टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट भी लिखना पड़ सकता है, क्योंकि मे बी ऐसा भी होता है, बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय, कुछ तो बोल देंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड r वेक्टर. क्या था ये r वेक्टर? ये डिस्टेंस था, कहाँ से? सेंटर से. तो आपको r इन टर्म्स ऑफ वेक्टर दिया होगा. फॉर एग्जांपल 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप. p क्या था? 2i कैप 3j कैप 4k कैप. r क्या है? 3i कैप 4j कैप 5k कैप, मतलब दोनों वेक्टर है. तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इज px rx प्लस py ry प्लस pz rz. तो अगर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर में दिया है, आपको r भी वेक्टर में दिया है, तो हमको इस इक्वेशन को बनाना पड़ेगा वेक्टर. इसको वेक्टर बनाने के लिए हमने सिर्फ इतना किया, हमने r से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास आ गया pr cos थीटा अपॉन r क्यूब. नाउ therefore v equal to 1/4π0 p bar dot r bar अपॉन r क्यूब. ये हो गया आपका इन टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट, राइट. इसके बाद हमने देखे थे दो स्पेशल केसेस. कौन से स्पेशल केसेस? ऑन द एक्सिस एंड एट इक्वेटर. तो स्पेशल केसेस में पहला है, क्या फाइंड कर रहे हैं हम लोग?
पोटेंशियल, किसका पोटेंशियल, डायपोल का पोटेंशियल। कहाँ पे करना है अभी, एक्सिस पे। तो स्पेशल केस नंबर 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द एक्सिस, ऑन इट्स एक्सिस। अब एक्सियल पॉइंट की बात करोगे तो एज आई टोल्ड यू, अभी दो पॉइंट हो सकते हैं एक्सिस पे। तो यू में हैव एक एक यहां हो सकता है एंगल 0, क्योंकि एंगल हम +4 से मेजर करते हैं, इसलिए इधर 0 मान लिया। अगर यही प्लस चार्ज वहां होता तो यहाँ पे 0 होता, फिर माइनस क्या होता, 180। फिर इन एनी केस एक्सिस पे एक एंगल 0 बनेगा, एक एंगल 180 बनेगा, 0 एंड 180। तो अगर आप एक्सिस पे फाइंड कर रहे हो तो इन दैट केस थीटा इज इधर 0 और थीटा इज 180। क्लियर। तो एक एक करके वो जो फॉर्मूला था P cos थीटा बाय r स्क्वायर, राइट, तो उसमें एक बार आप थीटा 0 डालोगे, देयरफॉर v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos 0 अपॉन r स्क्वायर, और v is equal to 1/4 pi epsilon 0 P cos 180 upon r square. Therefore v is equal to, जब cos 0 है तो +1, जब cos 180 है तो -1, तो -1/4 pi epsilon 0 P upon r square. Therefore in general potential at axis of dipole is ±1/4 pi epsilon 0 P upon r square. एक बार प्लस एक बार माइनस, डिपेंडिंग ऑन कौन से साइड पे देख रहे हो वहां पे। देन नेक्स्ट थिंग इज एट इक्वेटर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, कहां पे, एट a point on the equator, on the equator. This is very simple case, क्योंकि इक्वेटर का एंगल होता है 90 और क्योंकि cos 90 होता है 0, therefore potential होगा 0, right? तो potential is 0 because you see वो जो फॉर्मूला था P cos 90 0, तो potential कितना, 0। रिमेंबर डाइपोल है ये क्या है, डाइपोल। मोनोपोल में, सिंगल पोल में पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल कहाँ पे होता है, इंफिनिटी पे। यहाँ पे पूरी लाइन पे पोटेंशियल 0 है, दस इक्वेटोरियल लाइन और इक्वेटर ऑफ डाइपोल इज अ लाइन एट विच पोटेंशियल इज 0 एवरीवेयर। कोई भी पॉइंट ले लो आप इक्वेटर पे, कोई भी पॉइंट ले लो, पूरे के पूरे इक्वेटर पे, यहाँ देखो, यहाँ एनीवेयर यू वांट, इट विल बी ऑलवेज 0, राइट। देन यहाँ तक क्लियर। अगर अभी इतना समझा है तो नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, बेटर टू से इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस। Can you please close your notes? तो बंद रखो, वो आपके घर पे जाके पढ़ने के लिए है, तो यहाँ पे ध्यान दो। I told you, rest assured, गलत तो नहीं पढ़ा होगा, so don't worry. Now let us say हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, हमको ऑलरेडी पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है। ये पॉइंट चार्ज है, ये सिंगल चार्ज है। व्हाट इज पोटेंशियल का फॉर्मूला, 1/4 pi epsilon 0 Q/r। तो अगर मैं इस डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे एक डायरेक्शन में देख रहा हूं तो पोटेंशियल का कुछ वैल्यू आएगा, मतलब 1/4 pi epsilon 0 Q/r आएगा। गुड। नाउ लेट अस से मैं सेम डिस्टेंस पे यहां देख रहा हूं तो पोटेंशियल क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि पोटेंशियल ये स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होता है, तो डायरेक्शन पे ये डिपेंड नहीं करेगा, तो सेम आएगा। डिस्टेंस सेम, चार्ज सेम, तो पोटेंशियल भी सेम। मैं सेम डिस्टेंस पे किसी और डायरेक्शन में देख रहा हूं तो पोटेंशियल क्या आएगा, सेम। इफ आई एम लुकिंग इन सम अदर डायरेक्शन,
same. Some other direction, again same, again same, again same. तो ऐसा करते करते हर एक डायरेक्शन में एट सेम डिस्टेंस पोटेंशियल विल बी सेम. तो क्या बनेगा? सर्कल. इट इज स्पीयर. ओके, तो यू विल गेट अ स्पीयर. और इस पूरे के पूरे स्पीयर पे पोटेंशियल विल बी सेम क्योंकि डिस्टेंस एंड चार्ज बोथ आर सेम. इसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस. अ सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच, एक सरफेस है जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है? सेम. तो पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे सेम है. तो द सरफेस, a surface at every point of which potential, electrostatic potential is same is known as equipotential surface. right? तो सबसे पहले तो डिफाइन कैसे किया, you must know. It is a very simple concept. हम इस पे वापस आएंगे, फिलहाल पहले डिफाइन कर लेते हैं. A surface at every point of which, और ये सरफेस इमेजिनरी है, रिमेंबर दिस इज इमेजिनरी. A surface at every point of which electrostatic potential is same or is equal is known as equi मतलब equipotential surface. Good. Now depending on charge का शेप क्या है, अगर चार्ज पॉइंट चार्ज है या चार्ज स्फेरिकल है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी क्या बनेगा? स्फीयर बनेगा. तो फॉर अ पॉइंट चार्ज और स्फेरिकल चार्ज, फॉर अ पॉइंट चार्ज और स्फेरिकल चार्ज मतलब चार्ज ऑन अ स्फीयर, चार्ज ऑन अ हॉलो स्फीयर. राइट? नहीं तो बोलोगे चार्ज का शेप स्फेरिकल हो गया. चार्ज का शेप नहीं होता, शेप कंडक्टर का होता है जिसपे चार्ज है. तो फॉर अ पॉइंट चार्ज, और मैं ऐसा बोल ही देता हूं, और चार्ज ऑन अ स्फीयर, इक्विपोटेंशियल सरफेस. क्या शेप था इसका? स्फीयर. इक्विपोटेंशियल सरफेस एस नहीं लगाया, मतलब क्या है? ये सिंगुलर है. इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ स्फीयर. अब इसको प्लूरल भी बनाएंगे, वी विल आल्सो मेक इट प्लूरल. तो लेट अस से मेरे पास ये एक चार्ज है, आई कैन टेक चार्ज, वी हैव अ पॉइंट चार्ज. इस पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा एक स्फीयर. ऐसा मान लो इस स्फीयर का रेडियस है r1, तो हर डायरेक्शन में r1, यहाँ पे भी r1, यहाँ पे भी r1, यहाँ पे भी r1, यहाँ पे भी r1, मतलब इस पूरे के पूरे स्फीयर पे डिस्टेंस सेंटर से कितना है? r1. तो पूरे के पूरे स्फीयर पे पोटेंशियल क्या है? सेम. और एक चीज जो कंफ्यूज होता है बहुत बार, आपको बोलेंगे स्फीयर पे चार्ज है और उसके सेंटर पे पोटेंशियल फाइंड करो. हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था कल. स्फीयर पे चार्ज और उसके सेंटर पे पोटेंशियल 1/4πε0 q/r. सेंटर पे चार्ज और स्फीयर पे पोटेंशियल सेम है. राइट? अंडरस्टैंड द डिफरेंस. इस केस में हमारे पास चार्ज सेंटर पे है, हम पोटेंशियल स्फीयर पे देख रहे हैं. उल्टा भी हो सकता है, चार्ज स्फीयर पे हो सकता है और पोटेंशियल सेंटर पे होगा, लेकिन उस केस में एक सिंगल पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड कर रहे हो. ये एक मेरे पास कंडक्टर है जो स्फीयर है, चार्ज किस पे है? स्फीयर पे है. पोटेंशियल कहाँ फाइंड कर रहे हो? सेंटर पे कर रहे हो. तो सेंटर सिंगल पॉइंट है कि नहीं? तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल का तो क्वेश्चन ही नहीं है ही एक पॉइंट. तो कौन सा इक्विपोटेंशियल? if you have a single point, that is just a potential, right? other way around, हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है और हम उसका पोटेंशियल एक स्फीयर पे मेजर कर रहे हैं. राइट? तो इस पूरे स्फीयर पे कहीं पे भी मेजर कर लो, पोटेंशियल विल बी सेम. तो दिस सरफेस इज कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस. अब
ऐसा तो बहुत सारे स्पीयर बनेंगे अलग अलग रेडियस के, तो यू विल हैव सो मेनी स्पीयर्स ऑफ डिफरेंट रेडाई, राइट। हर एक सरफेस पे पोटेंशियल विल बी सेम। डेफिनेटली इनर, सबसे अंदर का जो है, जो इनर मोस्ट, सबसे अंदर का जो स्पीयर है, उस सबसे अंदर के स्पीयर पे पोटेंशियल कम होगा। सबसे अंदर का, द इनर मोस्ट इज दिस वन। ये इस पूरे के पूरे स्पीयर पे पोटेंशियल सेम है, ये इक्वी पोटेंशियल है, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल कम है। क्यों कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है। व्हाई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। उसके बाद जो मैंने स्पीयर लिया, ये भी इक्वी पोटेंशियल है, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल कम है। उसके बाद जो मैंने स्पीयर लिया, तो ये भी इक्वी पोटेंशियल है, लेकिन और भी कम हो गया। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, लुक जस्ट एस कैन चेंज थिंग्स। यहाँ पे मैंने सरफेस बोला, वहां पे मैं बोल रहा हूँ सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज आर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्पीयर्स, सेम सेंटर के स्पीयर, करेक्ट। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ अ पॉइंट चार्ज, दे आर इन द शेप ऑफ concentric spheres. Now if I have conductor in the form of wire, straight wire, तो इस केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप क्या होगा? सिलेंड्रिकल। क्यों ऐसा? बिकॉज अगर मैं r डिस्टेंस पे देखता हूं, यहाँ पे मैं r डिस्टेंस पे देखता हूं कहीं और, if I look at r distance somewhere over here, if I look at r distance below, if I look at r distance यहाँ बाहर की तरफ, if I look at r distance अंदर की तरफ, तो you will get what? You will get a cylinder. तो equipotential surface for a line charge is in the form of cylinder, correct? तो ये एक पर्टिकुलर गिवन डिस्टेंस पे है। लेट्स से इस सिलेंडर का रेडियस है r1, तो इस पूरे के पूरे सरफेस पे पोटेंशियल विल बी सेम। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ लाइन चार्ज इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर, राइट। लेकिन इसका भी वही स्टोरी है, सेम जैसे इसका था वैसा ही। तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस बढ़ा दिया तो नया सिलेंडर बन गया। ये जो नया सिलेंडर है, इस नए सिलेंडर के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल होगा सेम। तो यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेंगे वो होंगे कोएक्सियल सिलेंडर्स। यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, यहाँ पे कोएक्सियल सिलेंडर्स। कोएक्सियल मतलब पता है क्या होता है? वो 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 जो सेम लाइन होता है, वो वही सेम लाइन, मतलब सेम एक्सिस होना चाहिए, राइट। तो यू विल हैव इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इन द फॉर्म ऑफ कोएक्सियल सिलेंडर्स। क्लियर यहाँ तक? गुड। देन one important thing that we should notice is, यहाँ पे हर एक स्फीयर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पे हर एक सिलेंडर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और दोनों केस में चार्ज था पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अवे, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अवे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस को हमेशा होता है परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड at equipotential surface is always normal to it. Normal मतलब perpendicular to it. Good. Then going ahead with even more details, do you remember अभी last lecture में ही हमने देखा था what is work done in moving a charge? Charge that you are moving into difference of potential. हमारा पास कॉन्सेप्ट ऐसा था कि मेरे पास एक चार्ज है सम चार्ज प्लस कैपिटल क्यू, इसके प्रेजेंस में मैं दूसरा चार्ज कौन सा था? प्लस स्मॉल क्यू। इसको मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहा हूं। तो व्हेनेवर यू मूव अ चार्ज इन प्रेजेंस ऑफ सम अदर चार्ज
इन प्रेजेंस ऑफ सम अदर चार्ज बोलने का मतलब कि इस चार्ज का 1 और 2 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसका बोलने का मतलब ये इस कैपिटल क्यू चार्ज का 1 और 2 पॉइंट पे पोटेंशियल होगा। इसका मतलब ये कि हम स्मॉल क्यू को मूव कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ कैपिटल क्यू, राइट? So if you remember the concept, work done in moving a charge in presence of some other charge is equal to charge that you are moving, जो stationary है वो नहीं, charge that you are moving into potential difference between the 2 points, right? हमने कल ही डिराइव किया था। तो del dw is q dv, work done is charge, कौन सा charge? that you are moving into difference in potential। अब इमेजिन ये सोर्स चार्ज है, इस सोर्स चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा ऐसा, राइट? अब ये समझ लो कि हम कर क्या रहे हैं, हम प्लस क्यू चार्ज को इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, इस इक्वी बार बार बोल रहा हूं मैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे हम मूव कर रहे हैं 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, करेक्ट? तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? Q इंटू डीवी, मतलब Q इंटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। बट ये सरफेस तो इक्वी पोटेंशियल था, इक्वी पोटेंशियल पे V2 इज इक्वल टू V1, दैट इज इक्वल टू 0। So work done in moving a charge on an equipotential surface is always 0. No work is done. तो उसको तुम कहीं से भी कहीं पे लाके रख दो, no work is done। तो work done in moving, सिर्फ नोट्स में ऐसा लिखा है वो, work done in moving unit positive charge on an equipotential surface is 0। कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट पॉजिटिव हुआ नहीं हुआ क्या फर्क पड़ता है? dv which is final potential minus initial potential, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल और इनिशियल पोटेंशियल है सेम, तो पोटेंशियल डिफरेंस है 0, तो वर्क डन है 0। मतलब विदाउट डूइंग एनी वर्क यू कैन मूव वन चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसका अगर आप ग्रेविटेशन में एनालॉग देखोगे, सिमिलरिटी मतलब ग्रेविटेशन में भी पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क डन कब होता है? जब ऑब्जेक्ट को आप एक हाइट से दूसरे हाइट पे ले जाते हो, राइट? व्हेन यू टेक वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अ डिफरेंट हाइट, देन वर्क इज डन। उसमें फॉर्मूला क्या बनता है? वर्क डन इज मास इनटू डिफरेंस इन पोटेंशियल। ये पोटेंशियल कौन सा है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये वर्क डन क्या है? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ये वर्क डन क्या है? वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्ज दैट यू आर मूविंग, मास दैट यू आर मूविंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब ये, मैंने अगर बेंच का हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, उस ऑब्जेक्ट को मैं एक पॉइंट से कहीं पे भी लेके जाऊं, नो वर्क इज डन, राइट? नो वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी, फ्रिक्शन तो है। तो जब आप हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहे हो तो देयर इज वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। जब आप एक हाइट से दूसरे हाइट पे ले जा रहे हो, देयर इज वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। गुड, यहां तक क्लियर? तो इसके आगे का नेक्स्ट सेशन।